अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान के साथ आपकी मेज़बान एज़ यूजुअल डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में, खुशबाश रहिए और अपनी सेहत का बहुत 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 ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत हज़ार नेमत है। और जब आप सेहत की बात करते हैं या सेहत की बात सुनते हैं तो उस वक्त में सबसे पहला मसला जो इस वक्त हम सब फेस कर रहे हैं वो है कोविड-19 का। एक ऐसा वायरस जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। मैं तो लोगों को देख के हैरान हो रही हूँ कि लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि ये कितना ख़तरनाक वायरस है। जिन लोगों को हो चुका है उनसे पूछिए कि उनकी क्या कैफियत रही, वो किस कैफियत से गुज़रते रहे। अब जिन लोगों को अल्लाह ना करे कि नहीं हुआ वो इससे सेफ़ ही रहें तो बेहतर है। लेकिन जो सिचुएशन जो फोर्थ पोर्शन इसका आ रहा है, जो एक फोर्थ स्पेल जो है स्टार्ट हो चुका है, इसमें ये कितना ख़तरनाक हो सकता है ये ज़ाहिर है हमें कोई फैमिली फिजिशियन या कोई डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। हमारे बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर एकेडमी और फिजिशियन हैं, इसमें प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। ज़्यादा बेहतर तौर पर हमें बता सकते हैं कि कोविड किस टाइम क्या सिचुएशन है और ये फोर्थ लहर जो एक टाइम में सिर्फ कंसीडर की जा रही थी, अब क्या वापस पेशेंट दोबारा कोविड के रजिस्टर्ड हो रहे हैं या फिर अभी कोई अमन या सलामती मौजूद है। जब मैंने एक दो और डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि कोविड के पेशेंट आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि डॉक्टर तारिक मियाँ साहब जो है वो हमें क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह प्रेसिडेंट हैं फैमिली फिजिशियन जो एकेडमी है डॉक्टर्स की, और आप प्रॉपर तरीके से हमें बता सकते हैं, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सॉलिड है। तो बताइएगा कि कोविड को लोग ऐसे ले रहे हैं ईजी, ना मास्क पहन रहे हैं, ना हैंड सैनिटाइज़र, ना हाथ धोना, तो ये ना सोशल डिस्टेंसिंग हमें जो है वो बाज़ारों में नज़र आ रही है, मार्केट में ईद की शॉपिंग के हवाले से जो है वो लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, बकरों की ख़रीदारी कर रहे हैं। तो ज़रा बताइए कितना ख़तरनाक हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने माशाल्लाह मीडिया ने जितना हाईलाइट किया, जितनी भी चाहे वो डेंगू हो, चाहे कोविड हो या कोई भी बीमारी हो जी, तो इसमें मीडिया का बड़ा रोल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी पब्लिक ने उतना उसको सीरियसली नहीं लिया। ये मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला का ख़ास एहसान है कि हमें वो इंडिया वाली सिचुएशन, हालांकि हमारे बॉर्डर बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल हमें कोई इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बचाए रखा। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि खुदा न खास्ता, चूँकि अब इंडियन वेरिएंट जो है, इंडियन स्ट्रेन जो है वो पाकिस्तान में आ चुका है। जी आ चुका है, सिंध में आ चुका है, सिंध में, इस्लामाबाद में, बाकी अफगानिस्तान में, सॉरी बलूचिस्तान में। तो ये इसी तरह शुरू हुआ था कोयटा में बॉर्डर से जब लोग आए, और किस तरह वो एकदम पूरे मुल्क में फैल गया। चंद एक केसेस थे। बिल्कुल अब ये चंद एक केसेस जो हैं वो 3-4 शहरों में शुरू हो चुके हैं जी। तो अगर हमने देखें आज तक, अभी तक कोई इसको 2 साल हो चले हैं, उससे भी ज़्यादा अरसा हो गया है, लेकिन अभी कोई इफ़ेक्टिव किस्म की ट्रीटमेंट अभी हमारे पास नहीं हुई। तो अब हमने क्या करना है? देखें इतनी लाखों के हिसाब से अमवात हो चुकी हैं। ये क्या हकीकत नहीं है? बिल्कुल। क्या लोग झूठ बोल रहे हैं कि इससे अमवात हो रही हैं? सही बात है। जो लोगों ने कहा कि जी किधर कोरोना है, कोई चीज नहीं है, ये कैसे हो गई? ये अमवात कैसे हो गई? ये एक फैक्ट है। हाँ। चाहे हम इसको बिलीव करें या ना करें, हमारे सामने, बाकी चलो दुनिया को भी छोड़ दें, हमारे अपने मुल्क में कितनी अमवात हुई। सही कह रहे हैं। हमारे आपके करीब जवार में, हमारे अजीज़ो अकारब में बेशुमार लोग हैं जो इसका शिकार हो चुके हैं। तो ये एक हकीकत है। अब इस हकीकत से हमने बचना कैसे है जी? देखिए, बचने का जब इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी ना हो तो हमारे पास 2 टूल है। सही। वो 2 तरीके क्या हैं कि एक तो प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या है कि आपने मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस अपना रखना है, हाँ। और जहाँ पे भीड़ वाली जगह है वहाँ पे नहीं जाना। और दूसरी चीज जिससे प्रोटेक्शन हमें मिल सकती है वो है वैक्सीन। अगर ये एक वबाओं का हमेशा एक असूल है पूरी दुनिया में, WHO इसका वो कहती है कि अगर 60 से 70% लोग किसी भी आबादी का, या तो उन्हें बीमारी हो जाए,
सही। उससे वो निकल के बाहर आ जाए, फिर महफूज हो सकते हैं। फिर महफूज हो सकते हैं, या फिर उनको वैक्सीन लग जाए। तो 60-70% अगर लग जाए तब बचत है। तो आप, और हमारे यहाँ तो अभी 2-3% भी नहीं लगी। और वो लगी इसलिए नहीं है कि खौफ व हरास लोगों में इस कदर है वैक्सीनेशन के हवाले से, वैक्सीन लगवा लेंगे तो ये हो जाएगा, वैक्सीन लगवा लेंगे तो सोशल मीडिया पे ऑन एंड ऑन डिफरेंट किस्म की खबरें जो है वो इस टाइम असर उठाए हुए हैं, जबकि लोग उस पर कॉन्सनट्रेशन कर रहे हैं अपने आप को या दूसरे की सेहत को बचाने के पर जो कोई कॉन्सनट्रेशन नहीं है। जाहिर है कि डॉक्टर्स ने खुद, जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई, बुजुर्गों ने वैक्सीनेशन करवाई, जवानों ने वैक्सीनेशन करवाई, तो वो सही हैं, चल फिर रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं अच्छा, है। एक बहुत बड़ा एक जो चीज़ है वो ये जी कि 2 साल के बाद जिसने वैक्सीन लगवाई 2 साल के बाद उसने मर जाना, ये इतनी गलत कॉन्सेप्ट है, ये समझ नहीं आई कि ये इसका बैकग्राउंड क्या है। हमारा ईमान है कि अल्लाह ही हर चीज़ पे कादिर है, ज़िंदगी भी वही देता है, मौत भी वही देता है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, फिर हमें कैसे पता है कि 2 साल बाद मर जाना। अच्छा, दूसरी चीज़ जो देखने वाली है कि वैक्सीन करती क्या है। सही बात है। अब वैक्सीन है क्या और वैक्सीन करती क्या है, क्यों हमने मर जाना है। देखिए वैक्सीन जो है 2 साल बाद ही क्यों मरना है, ये क्या अथेंटिक, ये किसने दी ना, मतलब हफ्ते बाद भी मर सकते हैं, साल बाद भी मर सकते हैं, तो ये 2 साल का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये अच्छा, नहीं समझ उसमें ये है कि वैक्सीन क्या होती है कि आपके जिस्म में वायरस से मिलती जुलती चीज़ जो कि बीमारी काज ना कर सके, आइदर वो डेड वायरस हो या उसका कोई पार्टिकल जो एंटीबॉडीज यानी हिफाजती मुदाफ़ियाती निज़ाम तो एक्टिवेट कर सके, लेकिन यह है कि वो बीमारी काज ना करे। क्योंकि अगर उसने बीमारी बनानी है तो फिर तो वो वैक्सीन ना हुई, फिर तो आप वो एंटीजन इंजेक्ट कर रहे हैं, लिहाजा वो वैक्सीन उसको कहते ही नहीं है जो बीमारी करे या वो नुकसानदेह हो। सही, बिल्कुल। अब पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो चुका है, हमारी इसी तरह नेगेटिव कैंपेन की वजह से हम उसमें से 2 मुल्क रह गए हैं। अफ्रीका जैसा गया गुजरे ममालिक जो हैं वो निकल चुके हैं, ठीक है, बाकी तो ममालिक बहुत पहले के निकल चुके हैं, लेकिन हम अभी तक फंसे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि नहीं जी पोलियो के कतरे नहीं पिलाने, हाँ जी, वो तो आपको बांझपन हो जाएगा, ये हो जाएगा। यही अब कोविड के बारे में पॉपुलेशन इधर ही बढ़ रही है जी, वैक्सीन जो है ना वो, बल्कि मैं तो ऑन द लाइटर नोट कहता हूँ कि अगर उससे बांझपन होता हो तो हमारे मुल्क में तो जरूर लगनी चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी जितनी बढ़ चुकी है कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली कोई इसके साथ। देखिए हर चीज़ पे कंट्रोल भी होता है, कंट्रोल करना चाहिए हर चीज़ पे। कहते हैं कि बस इदारे कंट्रोल कर लें, हुकूमत कंट्रोल कर ले, इंसान की अपनी ज़ात का जहाँ मसला आता है वहाँ हम लोग कुछ काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम कहते हैं कि बस हमारे पास सारा फारिग, असल में ना हम फारिग बहुत हैं। मैं आपको सीधी बात बताऊं डॉक्टर साहब कि फारिग टाइम अगर हम निकालना चाहें ना तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए। और आज तो हर दौर में हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। हमारी जो ख़वातीन हैं वो घर में अपने काम काज करने के बाद बिल्कुल फ्री हैं, कोई काम नहीं है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन बढ़ रहा है और बीमारियाँ बढ़ रही हैं, मोटापा बढ़ रहा है। मैं आपसे एक बात ज़रूर शेयर करूंगा कि हमारे मुल्क में एक और भी चीज़ है जी, हमारे यहाँ दर्जी के अलावा कोई दर्जी नहीं हो सकता, मोची के अलावा कोई मोची नहीं हो सकता, जो हेयर कटिंग कर रहा है उसके अलावा कोई दूसरा बंदा हेयर कटिंग नहीं कर सकता। सही है। लेकिन हमारे मुल्क में हर बंदा डॉक्टर है उसने जरूर अपना मुल्क चलना है। हाँ। जो किसी को बीमारी है ना, और नहीं तू ये खा, वो तो गर्म है जो तुम खा रही हो, जो डॉक्टर ने लिख के दिए वो तो गर्म है बड़ी, अब ये दवाई खाओ। मेरे फलां को हुआ था उसने ये खाया था, चाहे उसे कोई और तकलीफ हो। ठीक है जी, ये हमने जरूर मशवरा देना है। हमारे यहाँ मेडिकल अपने आप में डॉक्टर है ना, हाँ, मेडिकल हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर वाला सबसे पहले नुस्खा उसके पास जाता है, वो मैट्रिक पढ़ा हुआ है, वो कहेगा कि डॉक्टर ने जो लिखी है ना ये तो तुमने दवाई खाई तो आपका तो ये हो जाएगा फलां। अब मसलन एक डायबिटीज की एक दवाई है और वो खवातीन में पॉलीसिस्टिक ओवरीज में भी मेटफॉर्मिन जो दवाई है वो उसमें भी यूज होती है, डायबिटीज में भी बिल्कुल ठीक है। जैसे एक फ्लैजेल एक गोली है, वो जो है वो लूज मोशन में भी यूज होती है और आपका दर्द रोकने में भी इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि अब जब वो नुस्खा लेके जाता है तो पहले पूछेगा वो तन शुगर होगी है, कहता है मुझे तो नहीं शुगर, कहता ले फिर तेरे डॉक्टर का दिमाग खराब है, तुम्हें तो शुगर की गोली लिख दी है। सही कह। अब वो खातून जो है वो एक तो उसका ईमान उठ जाएगा उस डॉक्टर से कि मुझे तो शुगर का मसला ही नहीं है,
या कई लोगों को पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से मोटापा हो जाता है, उन्हें वो मेटफॉर्मिन दी जाती है, मेजॉरिटी होता है जी, ठीक है जी। हाँ। अच्छा, उसमें फिर वो जब उसको एक गलत इन्फॉर्मेशन देगा, अच्छा पेशेंट भी हमारा ये है कि अपने डॉक्टर की बात नहीं मानेगा, हाँ जी, दूसरे की बात मेडिकल स्टोर वाले की बात मान के और वो दवाई छोड़ देगा, ठीक है जी, और दूसरों को भी कहेगा उस डॉक्टर के पास ना जाना, उसका तो दिमाग खराब है। अब क्या किया उस मेडिकल स्टोर वाले ने, एक गलत इन्फॉर्मेशन दे के उसने ना सिर्फ उसकी ट्रीटमेंट खराब की, उस डॉक्टर को भी खराब किया, और दुनिया के किसी मुल्क में मेडिकल स्टोर वाला कमेंट कर ही नहीं सकता। अगर कोई करेगा तो उसका लाइसेंस जो है ना वो खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ जो आप रिप्लेस कर देते हैं दवाइयाँ, जो मर्जी कर देते हैं। तो मैं ये फिर मौजू की तरफ आऊंगा कि खुदारा बहुत बड़ा मसला है डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़े मसले की तरफ निशानदेही की है। हर घर का, हर मोहल्ले का, हर गली, हर इलाके का मसला है जी, बिल्कुल हर जगह यही हो रहा है। तो अब ये है कि ये डेल्टा वेरिएंट जो इंडियन वेरिएंट है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा कहूँगा कि जब वायरस क्या होता है कि जब वायरस आता है, शुरू में जो ओरिजिनल वायरस था, अब उसके बेशुमार उसकी किस्में वो म्यूटेट कर जाता है, अपनी हैयत जो है शक्ल चेंज कर लेता है। वो उसने भी जो फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल एक बड़े देर का एक कुलिया रहा है कि हमेशा जो ताकतवर होगा वही बचेगा। तो वायरस भी जब हमने उसके खिलाफ डिफरेंट चीजें आजमाई तो उसने भी आगे से अपने आप को चेंज करके मजबूत होता गया। सही बात है। अब जो डेल्टा वेरिएंट है इसके ये क्या करता है, एक तो इसकी बड़ी जल्दी स्प्रेड होती है। अच्छा, जो ओरिजिनल वायरस था शुरू में जो चाइना से था, उसमें इतनी स्प्रेड जल्दी नहीं थी, इसमें बहुत तेज है। अच्छा। जो अल्फा वेरिएंट जो यूके वेरिएंट था वो उस ओरिजिनल से काफी तेज था, और ये उससे भी तेज है। अच्छा, फिर क्या है कि इसके सिम्टम भी फर्क है। अच्छा, सिम्टम फर्क ये है कि पहले आपने सुना था कि लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ। अब इसमें वो नहीं हो रहा। अच्छा, लोग समझते हैं कि अगर चूंकि मेरा तो टेस्ट भी ठीक है, मेरी तो स्मेल भी ठीक है, मुझे तो जस्ट फ्लू है। इसके सिम्टम क्या है कि आपको गला खराब होगा, हाँ। रनिंग नोज होगा, परसिस्टेंट कफ होगी, हेडेक होगा और फीवर होगा। अब ये सारी चीजें जो हैं वो आम फ्लू में भी होती हैं। आम फ्लू में भी होती है। आम हमने तो इसको हमेशा आम ही समझा ना कि हो गया है तो चलिए कोई ठीक हो जाएगा। अब क्या होगा कि और ये बड़ी जल्दी फेफड़ों तक जाता है और सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है जी। अच्छा, जब पेनिट्रेट करके लंग्स में इशू तो बड़ी जल्दी पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाता है, और हमारे मुल्क में तो जो बंदा वेंटिलेटर पे गया 4-5% ही बचे हैं, बाकी सारे लगेंगे। तो अब हमारे पास क्या बचा है? कुछ नहीं। हमारे पास दो चीज़ें बची हैं कि हमने अगर अपने आप को और अपनी फैमिली को और अपनी सारे मुल्क को बचाना है तो हमने प्रिवेंशन के ऊपर जाना है, क्योंकि जब हो गया तो फिर उसका ट्रीटमेंट जो है ना वो खातर खान नहीं है। आगे अच्छा, एक तो वायरस की थी ना, ये म्यूटेट कर गया। अब पेशेंट जो है या लोग जो है उनमें क्या है कि आपकी एज के लिहाज से फ़र्क है। पहले ये था कि ये यंगस्टर में नहीं था, हाँ। अब ये डेल्टा वेरिएंट जो है ये यंगस्टर में भी हो रहा है, यंगस्टर में भी 50 से अबव लोगों को भी काफ़ी खतरा है। मतलब ये वायरस सबके लिए खतरनाक है, ठीक है जी। अच्छा, अब एक तो वो चीज़ खत्म होगी, दूसरा होता है कि बंदे के अंदर कुव्वत मुदाफ़त कितनी है, ठीक है जी। अच्छा, उसको कोई डायबिटीज या कोई और चीज़ तो नहीं है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ये अगर खुदा न खास्ता फैल गया तो हमारे यहाँ ना उतने बेड हैं, ना उतने वेंटिलेटर हैं, ना हमारे यहाँ उतने हॉस्पिटल्स हैं। तो खुदारा इस तमाम वहम को अपने ज़हन से निकालें। हाँ। अपने तमाम घर वालों को वैक्सीनेशन, और फ्री मिल रही है वैक्सीनेशन, सही बात, ठीक है जी। बिल्कुल, वो लाजमी 2 डोजेस जो है, कईयों ने 1 डोज लगवाई, दूसरी नहीं लगवानी जी, वो तो पता लगा कि 2 डोजों के बाद तो फिर बंदा मर जाता है। अच्छा, मरने का कितना खौफ है, जबकि ये बात तयशुदा है कि जो जान इस दुनिया में आई है उसने इस दुनिया से जाना ही जाना है। तो ये क्यों ऐसे, हम क्यों कर रहे हैं ऐसे? वो एक इसी का जोक बना हम इसका मतलब है हमने सिर्फ इसी दुनिया में रहने की कसम खाई है, यहाँ से जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। कोई स्टाफ नर्स थी ना, वो इंजेक्शन लगवा रही थी, वैक्सीन लगा रही थी। तो एक साहब आए, उन्होंने कहा जी मैं लगवा लूँ। उसने कहा जी ज़ाहिर आप लगवाने के लिए आए। उसने कहा जी सुना है कि 2 साल बाद मर जाना है। उसने कहा कि पूरी दुनिया लगवा रही है, अगर मरी तो सारी दुनिया मर जाएगी, तुमने अकेले फिर रह के क्या करना? हाँ। तो मतलब ये है कि ऐसे लोगों ने 2 साल वाला बना दिया है। मैं ये कैटेगोरिकली क्लियर करना चाहता हूँ कि खुदारा ऐसी कतन कोई बात नहीं है। तमाम डॉक्टर्स ने
देखिए अगर ये गलत चीज होती हाँ। तो कम से कम डॉक्टर चलो दूसरों को लगाते, अपने आप को तो ना लगाते वो भी अगर लगा अगर रहे गलत थी। हाँ, बिल्कुल डॉक्टर्स ने सबसे पहले लगवाई है, सबसे पहले लगवाई है। ठीक है जी, फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं हाँ। उन्होंने, डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक्स ने सबसे पहले सबसे लगवाई। पहले बिल्कुल तो अगर ऐसे ये ही है। गलत होती तो वो क्यों लगाते? बिल्कुल ऐसे ही अब है। मेडिकल से चीज जो रिलेटेड है तो उसका बेहतर जवाब डॉक्टर ही दे सकेगा डॉक्टर ना, ही दे सकता है, कोई बिल्कुल आम सही। बंदा तो नहीं दे देगा। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि एक डोज लग गई जी वैक्सीनेशन की, जी। दूसरी नहीं लगवाई, जी 3 महीने गुजर गए, जी 3 महीने बाद जब वो बंदा दोबारा याद आ गया कि चलो लगवा ही लेते दूसरी डोज जो है वो, अब वो दूसरी डोज के लिए 3 महीने बाद गया है, तो क्या उसको पहली डोज से स्टार्ट करना पड़ेगा या पहली लग चुकी है अब दूसरी डोज ही लगेगी? जी पहली लग चुकी, दूसरी डोज लगेगी और उसके 2-3 हफ्तों बाद वो अपना एंटीबॉडीज लेवल चेक करा ले। अच्छा अगर उसका लेवल अच्छा आ गया है हाँ तो फिर उसे कोई नहीं आगे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है लेकिन अगर उसका एंटीबॉडीज लेवल एक खास हद से ऊपर नहीं आया ठीक है, तो फिर उसको रिपीट करनी पड़ेगी। पहली के बाद दूसरी है, बस जी। दूसरी है, अब जी। दूसरी अगर नहीं काम कर रही तो फिर पहली डोज जो है वो लगाएंगे, वो खुद ही देख लेंगे। लगाएगा। और ठीक दूसरी है। एक और चीज भी है, हाँ मसलन अक्सर लोग पूछते हैं कि जी हमें चाइनीज जो वैक्सीन गवर्नमेंट लगा रही है वो लग गई, हाँ। हमने बाहर जाना है, बाहर जाना है, बड़ा मसला आ रहा है डॉक्टर साहब, ये बड़े लोगों और का मसला आ रहा हमें है। तो वो जो 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 उनकी रिकमेंडेड है, हाँ फाइजर है, मॉडर्ना है, हाँ। एस्ट्राजेनेका है हाँ। और जॉनसन एंड जॉनसन है, उसमें से कोई अगर हम लगवा लें तो क्या होगा? हमें तो ठीक। पहले लग चुकी है। लग चुकी है। अगर 3 हफ्ते आपको गुजर गए हैं और अब आपको, आप पहले टोटल वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं, ठीक है। लेकिन 3 हफ्तों के बाद अगर आप नई वैक्सीन लगवा लें तो आपको कोई खतरा नहीं है, ओके आप और सेफ हो जाएंगे। आप लगवा सकते हैं। ठीक है, जी, ठीक है। क्योंकि वैसे तो आप WHO ने तमाम जितनी वैक्सीन हैं तमाम मुल्कों को कहा है कि उनको एक्सेप्ट करें, वो सारी ठीक है, ठीक है ठीक है ना। लेकिन सही अभी है। भी स्टिल कुछ कंट्रीज जो हैं वो नहीं मान रहे, इसमें नहीं मान पॉलिटिकल रहे। रीजंस भी हैं, इकोनॉमिकल रीजंस भी हैं, वो economical अपनी reasons भी वैक्सीन बेचना चाह रहे जाहिर ही हैं। बात है। लेकिन यह है कि हमारे लिए मजबूरी है कि वो एक्सेप्ट अगर ना करें तो तो फिर कैसे अगर जाएंगे? 3 हफ्ते गुजर चुके हैं तो आप लगवा सकते हैं, और इसका बकायदा सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। सर्टिफिकेट इशू होगा। और अब तो सही। चूंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो बायर जिन्होंने जाना है उनके लिए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मस्ट है। मस्ट है। अब तमाम एयरलाइंस, तमाम होटल्स, वो सारे इसके बगैर नहीं, और इस ऐसा ही। तरह वो गवर्नमेंट सर्विस, और आगे गवर्नमेंट और सख्ती कर रही होगी कि जहाँ जो भी आपको काम कोई होगा जिसमें आपका ID कार्ड के ऊपर चूंकि वो आ जाता है नादरा के सिस्टम में, तो अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी तो आपके लिए मसला बन जाएगा। और खुदा न खासा अगर ये फ्री वाली वैक्सीन खत्म होगी फिर आपको खरीद के लगानी पड़ी, फिर क्या फिर करेंगे? आपके लिए मुश्किल होगा। तो वैक्सीन लगवाएं, लगवा लें। इससे हाँ। आपकी खुद की भी बचत है हाँ। और पूरी कौम की भी बचत है। अच्छा वैक्सीनेशन के हवाले से 2-4 बातें और भी बनी कि जी वैक्सीन जब लगवा लें तो एक निशान सा बन जाता है, उस निशान के अंदर जी लोगों ने बल्ब जलाने शुरू कर दिए, तो मैग्नेट चिपकाने शुरू कर दिए। ये वाकई आप इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं? मुझे तो ऐसी कोई चीज़ साइंटिफिक नज़र नहीं आती कि जी वैक्सीन लगवा लिया तो अंदर जब आप बल्ब जला लेंगे आप बाजू से और मैग्नेट चिपका लेंगे, ये क्या साइंस है? वैसे तो मैं कहूँ अल्लाह करे अगर ऐसा कोई हो तो हमारे यहाँ आजकल लोड शेडिंग है, वो पखा भी चल जाए तो हाँ स्विच लगा लें आप यहाँ पे और क्या चाहिए आपको? ये ऐसी घड़ी है लोगों ने कैसी बातें, क्या हमारी जहालत है ये? अब आप अंदाजा करें कि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो देखी कि खातून कहती है जी कि हमने, मेरा बेटा इस तरह गया हॉस्पिटल, हाँ। उसकी डेथ हो गई, हमने देखा तो ताबूत में जनाब ईंटें भरी हुई थी, कुछ नहीं था अंदर। तो जब हम डॉक्टर जिसने इलाज किया उसके घर गए तो उसके घर में एक कमरे में गुर्दे भरे हुए थे, एक कमरे में फेफड़े भरे हुए थे, एक में उसने डॉलर के भरे हुए डॉक्टर थे। करता है? अब नहीं, मैं वैसे कहता हूँ फर्ज करें ये सारा मान भी लिया जाए कि अगर उसने किया है, फर्ज करें गुर्दे इस तरह कमरे में भर के तो किसी को लगाने हैं बेचने के लिए, जी, वही तो कह रही हूँ। ये कोई वो जो लक्ष्मी वाले गुर्दे हैं वो थोड़े ही हैं, गुर्दे के पूरे हैं जो अंदर जो बनने जो हैं, वो अल्लाह जाके माफ कर उन्होंने, दे। तो उसमें तो ये होता है कि जब किसी पहले मैच किया जाता है गुर्दा, जी, वो जी। मिले ऐसे तो थोड़ी हर इंसान को लग जाता है। पूरे टेबल के ऊपर एक तरफ उसका ऑपरेशन हो रहा होता है, दूसरी तरफ पेशेंट का हो रहा होता है, उसका गुर्दा निकाल के उसी वक्त उसको लगाया उसी जाता वक्त, है। बिल्कुल। ये नहीं होता कि कमरे भरे हैं और वो गुर्दे पकड़ के लोगों को माफी बेच मांगने को दिल करता है। ऐसी वाहियात किस्म की वीडियोस, और लोग उसको बिलीव कर रहे हैं कि देखें जी वो कि औरत कहती है मैंने खुद देखे हैं कमरा भरा हुआ है गुर्दों। तो इस तरह प्लीज इन चीज़ों के ना आए, इनका कोई साइंटिफिकली कोई इसका जवाब ही नहीं है। सही बात है। आप अपने आप को लगवाएं वैक्सीन, और अपने जो बाकी चीज़ें हैं कि मास्क पहनना। अब मैं आज जुमे के दिन था
99% ने मास्क नहीं पहना होता मस्जिद में। ठीक है जी। अब आप मार्केटों में जुमे चले को आप जब भी देख लें, जुमे को देख लें, मस्जिद में जो है नमाज पढ़ते हुए नहीं मास्क पहनना, मार्केटों में जाते हुए नमाज जो है वो करना है कि मास्क नहीं पहनना, कहीं किसी के घर आप गए हैं मास्क नहीं वेयर किया। इवन कि अब तो लोगों ने जो है वो मतलब ट्रैवल करने के दरमियान भी मास्क पहनना जो है वो छोड़ दिया है। तो बेशक आप अकेले हैं, बेशक आप जो है वो किसी भीड़ में हैं, आपको मास्क आपके लिए ऐसे ज़रूरी है जैसे सांस लेना ज़रूरी है। अच्छा, फिर एक और भी चीज़ देखने में आई है कि मास्क पहना ज़रूर है लेकिन ठोड़ी पे रखा हुआ है। वो जो मुंह और नाक जिसको डांपना था उससे नीचे ठोड़ी पे रख के ना तो सारा कुछ कर रहे जी, मास्क तो पहना हुआ हमने। मतलब ये जो मिथ्स हैं और ये जो तरीके हमारे, मैं कहता हूँ कि हमें जिम्मेदार कौम बनना होगा अगर हमने इस वबा से निकलना है। वगरना खुदा न खासा फिर लॉकडाउन हुआ, फिर चीजें बंद हुई तो हमारी इकोनॉमिक्स का पहले ही बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो तालीम का बहुत क्या करेंगे? ठीक है जी, हर चीज आपकी जो है ना वो बंद पड़ी है। तो इसलिए मैं जैसे समझता हूँ कि हमें एक जिम्मेदार शहरी का पूरी दुनिया लगवा रही है, पूरी दुनिया में कोई मसला नहीं है। छोटी मोटी चीजें, हर वैक्सीन से थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा बुखार, थोड़ा सा जिस्म टूटना होता है, बिल्कुल होता है जी। लेकिन ये नहीं है कि कोई खुदा ना सा। अच्छा, फिर ये एक मैं हवाला जरूर दूंगा। जी जी बताइए। एक यूरोपियन कंट्रीज में एक बर्थडे पार्टी में वहाँ पे 30 लोग शरीक हुए जी। अच्छा, उसमें 24 को जी वो इन्फेक्शन हुआ, 6 को नहीं हुआ। 6 ये वो लोग थे जिन्होंने वैक्सीन लगाई हुई थी, ठीक है। मतलब बाकी सबको हो गया लेकिन इनको नहीं हुआ। दूसरी एक और चीज कि जिनको वैक्सीन लगी हुई है, खुदा न खासा उन्हें ये इन्फेक्शन हो भी, ये जो डेल्टा वेरिएंट आया, इंडियन वेरिएंट, ये इन्फेक्शन अगर हो भी तो वो उतना सीवियर बिल्कुल नहीं होगा, मामूली सा होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिसको वैक्सीन नहीं लगी हुई उसका क्या होगा? उसको बहुत सीरियस होगा और वो वेंटिलेटर पे जाएगा और उसके लिए बड़ा खतरा है। अब देखिए ना, हमारे हाथ हैं, हवा में मौलिक तो नहीं रह सकते, हम हाथों को ऐसे उठा के तो नहीं चल सकते। जाहिर है कपड़ों पे भी लग रहे हैं, हाथ जो है टेबल पे भी लग रहे हैं, हम उससे कप भी उठा रहे हैं, ग्लास भी है, दरवाजे भी खोल रहे हैं, सब कुछ है। हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक ग्लव्स तो है नहीं कि हर वक्त वो वेयर करके हम जो है वो बाहर फिर रहे हैं खलाई मखलूक बन के। तो इसका हम सिर्फ एक ही एहतियाती इलाज है और कोई इलाज जो है वो इसका भी फ़िलहाल नहीं है। वैक्सीनेशन ज़रूरी है, ज़रूर करवाएँ। और ये जो अभी नया वायरस आ गया है इससे भी बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। और जो पुराना वायरस अभी उससे नहीं जान छूटी थी, तो एक नई चीज़ ने जो है वो जान पकड़ ली आकर। ये वो चीज़ें हैं कि अगर हम अहादीस मुबारका को गौर से पढ़ लें, आज से 1400 साल पहले तस्दीक हो चुकी कि एक दौर आएगा, वबाओं का दौर होगा, लेकिन अफवाहों का दौर भी होगा। और उसमें ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ेंगी, लोग ऐसी ऐसी बात करेंगे कि लगेगा सच कह रहे हैं, लेकिन वो झूठे होंगे। और उन झूठों की बात को सिर्फ सच्चे ही जो है वो जान सकेंगे, बाकी सारी दुनिया उस पर जो है यकीन करके बैठ जाएगी। तो आज जो वैक्सीनेशन के हवाले से और चीज़ों के हवाले से बातें हो रही हैं, बराए मेहरबानी जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनसे पूछें, उनका एक्सपीरियंस उनसे शेयर करें। हाँ, वो आपको अगर कुछ कहते हैं, अभी तक कोई ऐसा केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ कि किसी को वैक्सीन लगी हो और उसको चक्कर आ गए हों, वो गिर गया हो, बेहोश हो गया हो, या उसे कोई मसाइल हुए हों, या कोई गुर्दों फेफड़ों या कोई इस तरह के जहनी मसाइल शुरू हो गए हों, कुछ नहीं हुआ, अभी तक कोई केस ऐसा रजिस्टर्ड नहीं हुआ। इट्स मीन कि ये सेफ़ है। अगर जो बातें बनी हैं वो इसके बारे में गलत है, तो आप ज़रूर अपने बुज़ुर्गों को, बड़ों को वैक्सीन करवाएं। और जब बच्चों की अवेलेबिलिटी होगी वैक्सीनेशन की, तो तब बच्चों को भी जो है वो सिक्योर करें। ये बहुत ज़रूरी है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा वैक्सीन के बारे में कि जो लोग 50+ है ना, जिनकी एज, उन्हें पता होगा कि उनके बचपन में एक चीचक एक बीमारी होती थी, चेहरे पे दाने निकल रहे, और अक्सर लोगों के दाग, जो पुराने लोग हैं, अब तो वो खत्म होगी, लिहाजा जो नए यंगस्टर हैं उनको नहीं पता होगा। हर दौर में बीमारियां आई हैं जी, आई हैं। अच्छा, वो चीचक इतनी जबरदस्त थी कि आपका चेहरा बिगाड़ देती थी। इतनी खूबसूरत चेहरा है, लेकिन जिसको चीचक निकला उसके वो दाग इतने पड़ जाते थे, अब वो पूरी दुनिया से वो इस वैक्सीन की वजह से वो बीमारी खत्म हो गई। अब किसी को चीचक नहीं होती। तो देखें हमारे पास कितने प्रूफ है, कितनी बीमारियां थी, प्लेग था, बाकी। फिर एक बात और है ना कि हम अपने बच्चों को फिर हिफाजती टीके क्यों लगवाते हैं? जी बिल्कुल। चले आप इधर आ जाएं, वैक्सीनेशन वो भी तो वैक्सीन ही है, वो भी वैक्सीन है।
वो आप अपने बच्चे को क्योर कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं कि वो उसको जो है वो कोई बुखार ना हो, काली खांसी ना हो, ये ना हो, उसको मतलब जॉन्डिस ना हो, कोई इस तरह की चीज ना हो, तो ये सिक्योर कर रहे हैं। अब तो रोटा वायरस डायरिया के भी लग रहे हैं, वो भी लग रहे हैं। मतलब है कि इतनी जो 10-12 बीमारियां हैं उसके आप टीके लगवाते हैं ना अपने बच्चों को, क्यों लगवाते हैं कि वो उससे बच जाए। सबने लगवाए हैं, अपने आप को क्यों नहीं लगवाते? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपने आप को ही नहीं, अपनी फैमिली को भी सिक्योर करते हैं, माशरे को सिक्योर करते हैं। आपको अपनी ज़ात से प्यार नहीं तो चलें दूसरे की ज़िंदगी से ही प्यार कर लें। हो सकता है उसके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हों, वो भी जीना चाहता हो और आपकी वजह से खुदा ना खास्ता उसको कोई वायरस जो है वो कन्वर्ट हो जाए, तो आप तो बच जाएँ कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो ना बच पाए तो फिर ये किस तरह से मामला चलेंगे। और हो यही रहा है, बेसिकली हो ये रहा है, जो बेचारे जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है वो बहुत बुरी तरह इसका शिकार हैं। फिर शुगर पेशेंट अगर हम उनकी बात कर लें, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम पहले ही डाउन है, फिर हमारे ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं जो दवाइयाँ खा रहे हैं, वो देखें कि वो बेचारे जितनी मर्जी खुराक खा लें वो अपना इम्यूनिटी सिस्टम उस तरह स्ट्रांग नहीं कर सकते, इंसुलिन नहीं बन रही। एक मेरे पास पेशेंट आई तो वो कोविड की थी। अच्छा। तो मैंने जब उन्हें बताया, टेस्ट वगैरह उनके किए, तो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब ये हो ही नहीं सकता, ये तो कभी बाहर गए ही नहीं। ठीक है ना, मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बुजुर्ग हैं आपकी, ये घर ही रहती होंगी, लेकिन आप तो बाहर गए हैं ना, आप तो बाहर गए, आपने बाहर से ला के अपनी वालदा को लगाया, आप कैरियर हैं, आपने प्रोटेक्शन नहीं की और आपकी वजह से आपके घर में वायरस आया, चाहे वो घर में से बाहर नहीं निकली। तो लिहाजा ये जो तस्वर है ना कि जो बंदा घर से बाहर नहीं निकला उसको नहीं हो सकता, बाकी तो घर वाले बाहर से अच्छा ऐसा भी हुआ कि ये वायरस लोगों को हो गया, थोड़े दिन के लिए तबीयत खराब रही, माइनर सा अटैक हुआ, ठीक हो गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि ये कोविड था। ये तो 70-80% केसेस ऐसा हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। सबके गले खराब हुए, सबको जुकाम हुआ, सबको बुखार हुआ, ऐसा दौर सबने देखा, ऐसा सबके साथ हुआ है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं बीमार नहीं हुआ। पता नहीं कि कितने लोग जो है इससे इसको, और लेकिन उसका एक फायदा भी लेकिन वो बच गए क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम इम्यून हो गए। तो लेकिन ये है कि वैक्सीन जो है ना सबको लगानी है, चाहे आपको हुआ है या नहीं हुआ। हाँ, एक क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं जी कि हमें तो हो गया था। तो आम जो दूसरी बीमारियां हैं उसमें ये होता है कि अगर किसी को मतलब हेपेटाइटिस बी हो गया है जी, तो अब उसको वैक्सीन लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो बचाव के लिए थी। सही है। लेकिन इसमें यह है कि अगर आपको हो भी गया हो फिर भी आप 3 या 4 हफ्ते के बाद आपको वैक्सीन लाजमी लगनी चाहिए। ओके। और देखा गया है कि जिनको हुआ था वो अगर वैक्सीन लगाते हैं तो उनकी जो एंटीबॉडीज लेवल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर आता है, उनकी प्रोटेक्शन ज़्यादा हो जाती है। सही। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये नहीं है कि अगर आपको हो गया है और आपका टेस्ट भी पॉजिटिव आया था तो अब आपने वैक्सीन नहीं लगानी, आपने परहेज भी, प्रिवेंशन भी उसी तरह करनी है और वैक्सीन भी आपने लाजमी लगानी है। बिल्कुल लगानी है, बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जो है वो अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी ज़्यादती करेंगे। अच्छा, हम अगर कुछ शुगर पेशेंट की बात कर लें, आजकल जो इस मौसम में डायरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बाज़ार की चीज़ें खानी, और ये गर्मी बहुत ज़्यादा है तो लोग बाहर से लेके शरबत पी लेते हैं, बाहर से लेके दही बल्ले खाए जा रहे हैं, फ्रूट चाट खाई जा रही है। अब वो जिस सिचुएशन में वो बनी है, बहुत ज़्यादा गर्मी में रहने के बाद जो उसकी सिचुएशन हो गई है, जब वो आपके अंदर हजम नहीं होती है तो फिर आप जो है वो डायरिया हो जाता है। इसमें बताइएगा आपके पास इसके कितने पेशेंट रजिस्टर्ड हो रहे हैं इस टाइम, क्या बीमारी ज़्यादा फैल रही है? डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क में ना डिफरेंट मौसम है और उसके लिहाज से डिफरेंट बीमारियाँ हैं। मसलन जब सर्दी का मौसम आएगा तो आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गला, निमोनिया और खांसी और ये होगा। जब गर्मियों का मौसम आता है उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि लूज मोशंस, वॉमिटिंग और टाइफाइड, ठीक है जी, इसी तरह जॉन्डिस भी। अच्छा, ये सारी चीज़ें फैलती कैसे हैं हमें ये समझना होगा। ये जो जरासीम है जो ही ह्यूमिड यानी मरतूब फ़ज़ा होगी और गर्म हमारी आबोहवा होगी उसमें बड़ी जल्दी ये नशो नमा पाता है। ठीक है। अच्छा, उसमें वो अशिया समझने वाली ये चीज़ है कि ये जरासीम हमारे मुंह से एंटर होता है और पहाने के साथ ये बाहर निकलता है, लिहाजा सीवरेज का जो पानी है उसमें ये जरासीम पाया जाता है। सही। अब क्या हुआ कि आप कोई जो फूड हैंडलर है जो किसी होटल में काम कर रहा है, कोई रेडी लगा रहा है, कुछ न, वो टॉयलेट गया, उसने साबुन के साथ हाथ नहीं धोए, वो आके उन्हीं हाथों के साथ उसने सलाद भी काटना शुरू कर दिया, वो रायता भी बना रहा है, वो सारी चीज़ें। फिर दूसरा सोर्स, उस फुजले के ऊपर मक्खियाँ बैठी
उनके पाँव के साथ वो जरासीम लगे, वही आके खुराक के ऊपर बैठ गई। हाँ, आपको क्या तो पता? लिहाजा वो कटे हुए फल, वो दही बल्ले और वो सारी चीजें, वो शरबत, जिसको हम गर्म नहीं करते, हाँ, देखें पकाने से ना ये जरासीम मर जाते हैं। लेकिन जो ठंडी चीजें हैं, सलाद हो गया, रायता हो गया, ये मिल्क प्रोडक्ट्स होगी, कुल्फी होगी, ये दही बल्ले हो गए, ये सारी वो चीजें जिनके ऊपर या तो मक्खियां बैठ रही हैं या किसी ऐसे बंदे का हाथ लग गया है। सही, तो सही। वो अच्छा, फिर ये है कि मिल्क के अंदर, अच्छा, लोग कहाँ एहतियात करते हैं, मुझे बताएं। बिल्कुल नहीं एहतियात खाना करते। खाने से पहले नहीं हाथ धोते, ऐसे ही जो है वो खाना खाने लग जाते हैं। अभी काम कर रहे हैं और उसी काम से जो है वो, अब भाई ये सारा गंद आपके अंदर अंदर जा रहा है, किसी का कुछ नहीं हो रहा, आप खुद बीमार हो रहे हैं। और अच्छा, फिर बाद में जब बीमार हो जाते तो कहते हैं हम कैसे बीमार हुए। मैंने एक चीज जो बाहर के मुल्कों में नोट की, जो हमारे मुल्क में नहीं, छोटे से छोटे रेस्टोरेंट में आप चले जाएं, उनके आप टॉयलेट में जाएंगे, वहाँ पे इतना बड़ा लिखा होगा कि तमाम लोग बशमूल मुलाजमीन साबुन से हाथ धोए बगैर खाने को हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, फिर ये होता है कि उनका टेस्ट होता है जब वो कि ये कैरियर तो नहीं है टाइफाइड के, या किसी दूसरी बीमारी के, क्योंकि वो भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा पहले तो ये है कि वो टेस्ट के बगैर खाने का काम ही नहीं करने देते, और दूसरा ये है कि वो इन चीज़ों से, हमारे यहाँ बच्चे गोले खा रहे हैं या इस तरह की चीजें बाजार से लेके खा रहे हैं, कोई पूछने वाला तो इसी वजह से हमारे यहाँ टाइफाइड, और टाइफाइड के बारे में एक बात मैं कहूँ कि हमारे मुल्क में ये जो क्वैक्स ने खुद ही एंटीबायोटिक्स दे दे के इतना काम ख़राब कर दिया है कि हमारे यहाँ रेजिस्टेंट किस्म का टाइफाइड जो है, जो किसी दवाई को असर ही नहीं कर रहा, और 2-4 जो महंगी दवाइयाँ हैं वो भी मतलब उसे एजिथ्रोमाइसिन, जो कि इतना कोविड में यूज़ हुआ कि अब लगता है उसके भी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट केसेस आने शुरू हो गए। तो अब जब इतना काम ख़राब हो जाएगा तो आपको वहाँ पे भी सिर्फ आपको प्रिवेंशन करनी पड़ेगी कि आप ये जो चीज़ें मैंने गिनवाई हैं ये ना खाएं इन दिनों में, ना खाएं, अपने हाथ धो के आप खाना खाएं, और जब भी टॉयलेट जाएं तो साबुन से हाथ धोएं, अच्छी तरह से, जैसे 20 सेकंड के लिए कहते हैं कि अच्छी तरह से मल के धोएं, ताकि आपके हाथों को जरासीम, और गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि वो नालियाँ जो कि पुरानी हो चुकी हैं, जिनमें सीवरेज का और पीने का पानी मिल जाता है उसको, लेकिन पब्लिक को ये कहूँगा कि इन दिनों में खुसूसन आपने बॉयल करके पानी पीना है। बिल्कुल, बॉयल करने से ये जरासीम मर जाते हैं। इसमें हैजे के भी, टाइफाइड के भी, हेपेटाइटिस जो हमारा ए है और ई है उसके भी जरासीम, और बेशुमार गैस्ट्रो के दूसरे जरासीम जो है वो शिजेला, इकोलाई वगैरह, वो सारे मर जाते हैं बॉयल करने से। तो आप प्लीज वो बॉयल करके पानी पिए और अपनी सेहत का ख्याल रखें, फिर आप इन बीमारियों से बच सकेंगे। अब आगे जैसे ईद कब आने वाली है, जाहिर है, ठीक है जी। ईद पे क्या होता है कि हमारे यहाँ, और ये चूंकि ईद जब सर्दियों में आती है तो हमें एहसास ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, इतना गोश्त खा रहे हैं, वही हाथों से इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। और उसमें जो एक खराबी है कि ये मौसम, एक तो गर्मी बहुत ज्यादा, इतना गोश्त खाने का मौसम नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि उसको स्टोर करने का प्रॉब्लम, लोग क्या करते हैं कि अब बिजली जा रही है, हर घर में फ्रिज भी नहीं है, तो इतना ज्यादा गोश्त आप इकट्ठा ना करें कि वो खराब हो जाए। और दूसरी एक और चीज बड़ी जरूरी एहतियात है कि गोश्त बनते ही उसको नहीं आपने पका लेना। हाँ, ये बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल ठीक। आपने 3-4 घंटों के लिए, ज़्यादा मैक्सिमम तो ये है कि 6 घंटों के लिए उसको आप पड़ा रहने दें, ताकि उसके अंदर जो ब्लड वगैरह है वो सारा निकल जाए, उसका राइगर मार्टिस एक प्रोसेस होता है वो मुकम्मल हो जाए। तो फिर आप जो गोश्त उस खाने वाली शक्ल 2 घंटे तक तो वैसे ही गोश्त की बोटी को हाथ लगाएं तो गर्म आपको महसूस हो। जी बिल्कुल। उसको अच्छी तरह, फिर उसको अच्छी तरह धो ले। और धोने के बाद आपने अगर रखना भी है कुछ, पहले तो ये है कि हमारा मजहब भी ये कहता है, दीन भी हमारा ये कहता है कि आप उसको बांट दें, ना रखें, ठीक है जी, ना रखें। लेकिन जो आपने रखना भी है उसको धो के अच्छी तरह से, ब्लड जो होता है ये एक बहुत अच्छा लोग ऐसे ही रख देते हैं, वो जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसको धोने धुलाने का तो इनको पता ही नहीं, वो बस ऐसे ही जो है शॉपिंग बैग में डाला करके ना उसमें रख देते हैं, और उसमें जरासीम ब्लड में इतनी जल्दी ग्रो करते हैं। और फिर जब आप, अच्छा, फिर ये है कि पहले उसको डीफ्रॉस्ट करते हैं, फिर बार बार रखना और डीफ्रॉस्ट करना, फिर उसको ये करना, ये जो है ना ये बड़ा नुकसानदेह है। ये जरासीम इतने ज़्यादा उसमें, और उसमें 1-2 जरासीम जो कि
दिमाग के ऊपर असर करते हैं, वो रेफ्रिजरेटेड जो चीज़ें होती हैं जिनको बार बार हम डीफ्रॉस्ट करके फिर उसको फ्रोज के फ्रीज़र में रखते हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। ताज़ा खाना उतना बनाएं जितना आपका 1 या 2 वक्त में पूरा हो जाए, एक दिन में आपका पूरा हो जाए और अगले दिन आपको जो है वो बासी खाना ना खाना पड़े, अगले दिन के लिए आप कुछ और प्लान करें। फिर ईद पे 1-2 और जो एहतियातें करनी पड़ेंगी कि आमतौर पे जो हमारे कसाई हैं वहाँ पे जो अनट्रेंड कसाई हैं वो उन्होंने वो छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़े गोश्त में मिले होते हैं, जो सीजन जो ट्रेन कसाई है वो इस तरह उसको काटेगा कि उसमें छोटी छोटी हड्डियां वो नहीं रहेंगी, वो सही तरह से काटेगा। लेकिन ये जो अनट्रेंड है उससे क्या होगा कि जब आप चबाते हैं तो आपके दांतों के नीचे आया तो आपका जो दांत टूटने का खतरा होता है। अच्छा, इस तरह खुदा ना वो हड्डी अंदर चली गई, अलग में बच्चों के खतरा, बिल्कुल। और इसके अलावा जो और 2-3 चीज़ें हैं कि जो शुगर के पेशेंट हैं, जो ब्लड प्रेशर के, जो यूरिक एसिड गाउट के पेशेंट हैं, उन्हें ये है कि गोश्त ज़रूर खाएं। एक तो वो जो जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है जी, जोड़ों की बीमारियां हैं मुख्तलिफ, वो गुर्दे और कलेजियाँ, ये ऑर्गन मीट जो है उसको बिल्कुल ना खाएं। अच्छा जी, उनके लिए वो बड़ा ख़तरनाक है। अच्छा, दूसरे भी हमको जो हाइपरटेंशन के, ब्लड प्रेशर के, शुगर के मरीज हैं, उनको भी ऑर्गन मीट्स को अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। चर्बी वाला गोश्त जो है ना, चर्बी सबसे पहले कलेजी बनाते हैं डॉक्टर साहब, जैसे ही कलेजी अभी धुल के उस बेचारे को चैन भी नहीं लेने देते गोश्त को, तो फौरन से कलेजी भूनना शुरू हो जाते हैं। ये ठीक है? ये मैं कहता चलो यंगस्टर के लिए तो फिर भी किसी आता है, लेकिन ये है कि काफ़ी डिजीजेज जो है ना वो लिवर में हमारे जरासीम होते हैं। एक तो उसको जिसने, और उसको कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ना बनाएं, उसको अच्छी तरह से धो लें, और जो शुगर, ब्लड प्रेशर और यूरिक एसिड के पेशेंट हैं वो तो उसको ना खाएं। अच्छा, कलेजी भी, पाए भी ऐसी डिश बन गई है कि जो ना बने हो तो वो लोगों को जो है ना वो सुकून ही नहीं मिलता कि जी कुर्बानी की है तो हमने इस टिक्के कबाब तो बनाने ही बनाने हैं, पाए बनाने, अब उनकी सफाई कितनी ज़रूरी है। टिक्कों के बारे में मैं ये कहूँगा कि जो हम कोयलों के ऊपर गोश्त को भूनते हैं ना जी, वो एक कार्सिनोजन जो हमारा एक एलिमेंट, एक केमिकल बनता है जो कि आपका मुख्तलिफ कैंसर्स का सबब बनता है। हाँ। ये जापान में एक स्टडी हुई, उन्होंने देखा जो इस तरह स्मोक्ड फूड है, जो कोयलों के ऊपर सेंक के बनाया गया, ऊपर काले आ जाते हैं, सारी तो खाने के काबिल नहीं रहता भाई, लोग कैसे खाते हैं उसको? तो लिहाजा उसको कोशिश करें अवॉइड करने की। देखें, कोई भी खुराक जो है, एक ही खुराक हमारे लिए वो फ़ायदेमंद भी हो सकती है, हमारे लिए नुकसानदेह भी होती है। इसीलिए हमारे मज़हब में है कि आप एक हिस्सा खुराक के लिए, इसीलिए तो हम बीमार, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा खाली रखें। देखिए कितनी हिकमत है इसमें। हाँ। कि आप जब पेट भर के बहुत ज़्यादा खा लेंगे, आपका क्या होगा, मैदे के ऊपर भी जहाँ पे खुराक की नाली मैदे के साथ मिलती है, वहाँ पे भी एक वेल्व लगा है, नो रिटर्न वेल्व। हाँ। जिस तरह पानी की टंकियों में होता है, बिल्कुल तो वो पानी वापस नहीं जाता, इसी तरह वो नो रिटर्न वेल्व जो है, वो जब मैदे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हैं तो वो वेल्व भी स्ट्रेच होकर ख़राब हो जाता है। इस तरह आपने देखा होगा, लोग कहते हैं जब हम लेटते हैं तो हमें वो तेजाबियत पूरे से हलक में आती हुई महसूस होती है। जी, ऐसे लोगों और कई लोगों को तो इस तेजाबियत की वजह से सांस की, दमे की भी तकलीफ हो जाती है। बिल्कुल ठीक। वो उनका एसिड आता ऊपर आके रिगर्जिटेशन होके फेफड़ों में चला जाता है और उन्हें खांसी ख़त्म ही नहीं होती, और वो बाद में पता चलता है कि जी इनको तो सारा मैदे की वजह से ये हो रहा था, और वो दमे की दवाइयाँ बाकी लेते रहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो लिहाजा और मोटापे ये ज़्यादा ना मिर्च मसाले वाले खाने वालों के साथ होता है, जिनको चटपटे चिटकोरे लोग होते हैं ना। और जब इंसान मोटा हो जाता है, उसका पेट बहुत आगे बढ़ जाएगा, तो उसका जो मैदे की है डायरेक्शन वो भी चेंज हो जाती है, उससे भी ये प्रॉब्लम होते हैं। तो लिहाजा, और जिनका मैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम के कि आज अपनी अपनी कमर नाप लें। हाँ, सही। जिसमें मर्दों में 40 इंच से ज़्यादा है और ख़वातीन में 35 इंच से ज़्यादा है, वो समझ लें कि उनको या तो शुगर हो चुकी या होने वाली है। अच्छा। हाँ जी। और उनको वो या डायबिटिक है या प्री डायबिटिक, यानी डायबिटीज से पहले वाली स्टेज पे है। अगर उन्होंने वॉक ना की, अगर उन्होंने अपना वजन कम ना किया, तो वो समझ लें कि वो डेफिनेटली, और उन्होंने अपनी डाइट को कंट्रोल ना किया तो वो। अच्छा, फिर यह है कि नान बहुत ज्यादा खाए जाते हैं। नान बहुत ज्यादा, अभी तो खाए जाएंगे। अच्छा, जो नान है ना, नान ये समझ लें कि आप किसी को 10 चम्मच चीनी के खिला दें, 10 चम्मच चीनी या एक नान दे दें, उनकी शुगर लेवल दोनों की चेक कर लें आधे घंटे बाद,
दोनों का आप देखेंगे कि वो नान कितनी बहुत ज़्यादा सर जाती है, बढ़ाता है शुगर को, तो लिहाजा और नान आपका मोटापा भी करेगा। बेकरी आइटम्स, नान, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये अच्छा, इससे बेहतर है कि आप जो हमारा पुराना मशरूब था स्कंजबीन, हाँ, नींबू पानी, वो आप बनाएं, वो आप पिए, वो आपके लिए ठीक है। वो ठीक है। आपकी जो लस्सी था हमारा मशरूब, वो ठीक है। हाँ। लेकिन ये जो जितनी है ना फिजी ड्रिंक्स, जितनी भी डिफरेंट कोक्स वगैरह और जितने ये नेचुरल जूस बना लें, वो हाँ, वो जो है ना फ्रेश जूस जो है वो कर लें, लेकिन ये चीज़ें नुकसानदेह हैं। ठीक है जी, लिहाजा हमें अपना अब तो आप अंदाज़ा करें कि डायबिटीज़ की रिवर्सल के ऊपर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। बिल्कुल, कि आप अपनी डाइट चेंज कर लें। उसमें अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है कि आपको आलू है, चावल है, चीनी है, जो जितने ये ग्रेन्स हैं, गंदम होगी, बाकी मैदा पर्टिकुलरली ये नान भी मैदे से ही बनता है, और बेकरी आइटम, ये अगर आप अपने निकाल दें उसमें से, और जो शुगर के पेशेंट हैं वो अपनी थोड़ी सी गंदम ले लें, मतलब 8 किलो गंदम लेते हैं ना, उसमें 3 किलो जौ और 2 किलो काले चने, ये मिला के वो आटा पिसवा लें। ये आटा अगर लें, वो खाएंगे ना, तो उनका जो शुगर लेवल है ना रोटी खाने के बाद, वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, अक्सर शुगर पेशेंट को ये कहा जाता है कि आप काले चनों का शोरबा बना के उससे रोटी डुबो के उसमें भिगो के खाएं। इसकी वजूहत यही होती हैं कि उसमें शुगर नहीं होती है, और काले चने जो है वो शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मुआवन होते हैं। बल्कि अक्सर लोगों को, मैंने जो शुगर पेशेंट हैं उनको मैंने वो दूसरे वाले जो काले चने होते हैं जो ऐसे ही खाए जाते हैं, वो भी खाते हुए देखा है, और वो बहुत बेस्ट हैं, वो मैदे के लिए बहुत बेस्ट हैं। आपको जो है वो एक्टिव रखते हैं, आप में बिल्कुल भी चर्बी चढ़ने नहीं देते। ये चने वैसे ही उठते बैठते, लेकिन ज़्यादा भी नहीं खाने चाहिए। किसी भी चीज़ के जो है वो बेताती तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि जब आप मिकदार बहुत ज़्यादा ले लेंगे, बढ़ा देते हैं, वही खुराक जो आपके लिए मुनासिब थी, आपको तंदुरुस्त रखती थी, वही खुराक जब आप बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो आपके लिए नुकसानदेह होगी। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है डॉक्टर साहब कि बकरा जिसको खिला दो वो बच्चा और वो बड़ा और वो जवान, बस जवान और बड़ा और सही है, बाकी जिसने बकरा नहीं खाया, जिसने गोश्त नहीं खाया, उसमें तो ताकत ही कोई नहीं है। तो फिर ये जो बॉइल्ड सब्जी खाने वाली जो है मामलात हैं, ये जो सब्जी को पसंद करने वाले लोग हैं, वेजिटेरियन है मेरी तरह, इनका फिर क्या, हम क्या मतलब बीमार लोग हैं? अच्छा जी, अल्लाह ताला ने हर चीज़ में ना, देखें कुछ दुनिया में बेशुमार, ये मैं अक्सर गोश्त खाने वालों से पूछती हूँ जिनको बड़ा शौक है, वेजिटेरियन में काफ़ी है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि नो डाउट कि जो मीट या इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, इसमें जो प्रोटीन है उसको हम ए क्लास प्रोटीन कहते हैं। अच्छा, प्रोटीन की भी, फैट की भी, कार्बोहाइड्रेट्स की भी, विटामिन्स की भी, मिनरल्स की भी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। लेकिन एक बहुत बड़ा बिग इफ़ या बट, वो क्या है कि आपने मुनासिब मिकदार में खाना, इत्तेदाल में रहना ना, सुकून से अगर इत्तेदाल में नहीं रहेंगे, आप प्रोटीन ही लेना शुरू कर दें तो आपके गुर्दे खराब होंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, आपका मतलब है कि वो यूरिक एसिड और बाकी चीज़ें जो है वो जमा होनी शुरू हो जाएंगी और वो आपके सिस्टम को ख़राब करेंगी। लिहाजा आपने ये जो है ना मुतवाज़न ग़िज़ा, ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोटीन आप ज़रूर लें। हर चीज़ दालों में भी प्रोटीन रखी है, सब्जियों में भी प्रोटीन है जी। मैं ये कहूँगा कि आप ईद पे ज़रूर गोश्त खाएं, लेकिन ये कि इत्तेदाल में खाएं। दूसरा ये है कि गोश्त को बजाय इसके कि उसको भून के और वो इस तरह का और उसे शोरबे वाला गोश्त बनाए, सब्ज़ी ज़रूर डाल लें। उससे क्या होगा कि आपको फ़ायदा होगा कि आप बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं, और 2 या 3 बोटियों से ज़्यादा ना आप लें प्लीज़, ये आपके लिए। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। एक बैंक में आप पैसे रोज़ जमा कराते हैं, निकालते नहीं हैं, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। यही हाल हमारे जिस्म का है कि अगर हम जितना इनपुट दे रहे हैं और अगर हम उसको खर्च नहीं करते, हम ना वॉक करते हैं ना, और ज़रूरत से बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो क्या होगा कि आपके अंदर फ़ैट की शक्ल में वो जमा होता जाएगा, आपका पेट बढ़ता जाएगा, आप मोटे होते जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा कि आप शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और फालिज के मरीज़ हो जाएंगे। और फिर आपकी जो है ना, आपने खुद अपनी खुराक की वजह से अपना बेड़ा गर्क कर लिया। बिल्कुल सही। वही अगर आप इत्तेदाल से खाएं, आप ज़्यादा देर जो है ना ज़िंदा रहेंगे। आप इसको इस तरह समझें कि आप, अल्लाह ताला ने आपके की खुराक जो है वो मिकदार फिक्स की हुई है,
आप उसे चाहे 50 या 100 सालों में खा लें या 20 सालों में खा 20 सालों में खा लें। आपने अगर आप थोड़ी थोड़ी खाएंगे तो आपने रिस्क अपना ज़्यादा अपनी उम्र बढ़ा लेंगे, लेकिन अगर आप वो बहुत ज़्यादा एकदम से खाना तो वो शुरू काम कर दें, गलत हो तो वो जाएगा। काम हो बिल्कुल जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए और इस वक्त में जो आने वाली ईद है उस पर किस तरह खाना खाना है, गोश्त कितने जो है वो तरीक़ेकार से खाना है, इत्तदाल से खाना है। बिल्कुल गोश्त के पीछे हमें जो है वो ऐसे नहीं हो जाना कि बस गोश्त ही गोश्त नज़र आ रहा हो हमें दिन रात, ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपनी सेहत का ख्याल करना है। और जो वायरस इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है जिसको कोविड-19 कहा जा रहा है, जिसको डेल्टा वायरस कहा जा रहा है, ये बहुत ही ख़तरनाक वायरसेस हैं, इसलिए इनसे बचाव के लिए अपने हाथ धो के रखें, हाथ धो के खाना खाइए। आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों को हाथ लगाना होता है तो खाना बग़ैर हाथ धोए नहीं खाना, और दूसरे हाथ मिलाने से, गले मिलने से परहेज़ करें, और एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दें, कल फिर नई सुबह नए आगाज़ नए अंदाज़ के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।